पीछे कुछ साहिबान बैठे जो विदाउट टाई, आप आगे आ जाएं, आप आ जाएं आगे, सीधे होकर बैठे और सारी लाइट चलाओगे। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ग्रीन टाई होनी चाहिए और प्रॉपर यूनिफॉर्म डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस सेशन का मकसद ये है कि डिसिप्लिन कायम करना है। आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दफ़ा हम कहेंगे, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा हम सख्ती करेंगे। और मैं किसी की फाइल साइन नहीं करूंगा, कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कमेटी को, आई श्योर यू। इसलिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप पढ़े लिखे डबल ग्रेजुएट लोग हैं, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन, और आप लोगों को इतने टाइम निकाल के इतने सीनियर लोग अपने केसेस छोड़ के आके आपको लेक्चर दे रहे हैं और आपका कैरियर एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। आज की तकरीब का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से इजाजत रिक्वेस्ट करूंगा, तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. कैसे समझेंगे तेरी शान ये ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ये ज़माने वाले. खुद बेटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले. इनमें ज़हरा भी है, हैदर भी है, हसनैन भी है. इनमें ज़हरा भी है, हैदर भी है, हसनैन भी है. कितने अफजल है मोहम्मद के घराने वाले. कितने अफजल है मोहम्मद के घराने वाले. खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले. मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई इस्लाम के साथ जनाब राजा शासन साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने लेक्चर का जनाब.
कल जब सेक्रेटरी साहब ने मुझे फ़ोन करके हुक्म दिया कि आज मैं आपसे मुखातब हूँगा, तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मुझे टॉपिक बता दें। इन्होंने टॉपिक मुझ पे छोड़ दिया। काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपने तौर पे ये डिसाइड किया कि आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा है। CPC जुल्फ़िकार अब्बासी साहब ने पढ़ा दी होगी, क्रिमिनल लॉ रिजवान अब्बासी साहब ने पढ़ा दिया होगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कचहरी के जो जनरल तजर्बात हैं वो शेयर करूँ, क्योंकि वो भी वकालत का एक लाजमी हिस्सा है और उसमें जो अमली मुश्किलात हैं वो भी शामिल हैं, जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो भी शामिल हैं। एक वकील को काला कोट पहन के क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें शामिल हैं। मेरी दानिश के मुताबिक हमारा प्रोफेशन सारे प्रोफेशन से सुप्रीम है। और मैं ये जो बात कहता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि मैंने काला कोट पहना हुआ है तो मैं अपने प्रोफेशन को, क्योंकि हर प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन को डेफिनेटली बहुत बेहतर और खूबसूरत समझता है, लेकिन किसी भी जिंदगी में गुजारने के लिए जब आप देखते हैं तो उसकी बुनियाद इल्म है, नॉलेज है। जो जितना नॉलेज वाला होगा उसकी उतनी माशरे में रिस्पेक्ट होगी, लोग उसको देखेंगे, उसकी बात सुनेंगे। जो डॉक्टर हैं वो अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे हट के उनसे बात अगर की जाए तो शायद वो उस तरह सोसाइटी को, ऑडियंस को मुतमईन न कर सकें। इंजीनियर, बाकी सारे लोग। लेकिन एक वकील जो है उसका नॉलेज हमाचित नॉलेज होता है, और उसकी वजह कि आप जब अदालतों में केसेस निपटा रहे होते हैं तो वहाँ बतौर गवाह आपके सामने मजहबी स्कॉलर भी आते हैं, आपके सामने डॉक्टर्स भी आते हैं, आपके सामने इंजीनियर्स भी आते हैं और हर शोबे के लोग आते हैं। जब आपके सामने कोई डॉक्टर खड़ा है तो आपको डेफिनेटली अपने उस केस को पढ़ने के लिए, उस डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगी। और जब आप वो पढ़ेंगे तो आपका मेडिकल नॉलेज जो है, जितना आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आप उसको पढ़ेंगे। आपके पास एक मुकदमा आ जाता है कि ये बिल्डिंग बनाई थी, इंजीनियर ने गलत बना दी, तो अब आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, बिल्डिंग के डिफेक्ट क्या होते हैं, और अगर आपने किसी के खिलाफ केस फाइल किया है तो आप कौन कौन सी निशानदेही करेंगे कि ये काम जो आपको करना चाहिए थे वो आपने नहीं किए। लिहाजा आप अपने केस पे ग्रिप उसी वक्त ही मजबूत कर सकते हैं जब आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आप फैमिली मैटर डील करते हैं, आप मजहबी मुकदमात, विरासत के कवानीन के मुकदमात आपके सामने आते हैं, वो डील करते हैं। जब आपके सामने कोई मजहबी स्कॉलर आता है तो आपको डेफिनेटली निकाह के, तलाक के, विरासत के मामलात सारे पढ़ना पड़ते हैं। तो इसलिए एक वकील का नॉलेज जो है वो एक हमाजियत नॉलेज हो जाता है, और फिर जिस सोसाइटी के ग्रुप में वो बैठेगा वो अपने आप को इस नॉलेज की बुनियाद में डोमिनेट कर लेता है। और ज़रूरी नहीं है, एक पायलट है, आप फ्लाइट इंजीनियरिंग के हवाले में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वकील, मैं अपनी दानिश में कहता हूँ कि एक वक्त में वो पायलट होता है और दूसरी वक्त में वो एक जूते काटने वाले मोची के लेवल पे आ जाता है। क्योंकि अगर आप बाटा वालों के खिलाफ या सर्विस वालों के खिलाफ केस लेके जाते हैं तो जब तक आपका शू मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप अपना केस जो है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आप उसके फिर इसमें जाते हैं तो एक मोची के औजार जो हैं उनको नाम भी आपको याद होना चाहिए। हल चलाने के लिए जब आप जाते हैं, एक जमींदार का मुकदमा लेते हैं तो आपको हल चलाने वाले औजार का नॉलेज भी होना चाहिए। उसकी वजह ये सारी चीजें आपके प्रोफेशन का है। तो
जब ये सारा नॉलेज आपके पास होगा, आप यकीनन सोसाइटी में जिस मुआशरे में बैठेंगे, जिस माहौल में बैठेंगे, आपको लोग तवज्जो से सुनेंगे। उसकी वजह है कि हर मौजूद पे आपके पास अल्लाह ताला इस नॉलेज की वजह से आपको एक कैपेसिटी दे देता है कि आप उस कैपेसिटी के मुताबिक लोगों में बैठ के बात कर सकते हैं और लोग आपकी बात सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि वकील का प्रोफेशन जो है वो सबसे डोमिनेंट और एक अलग प्रोफेशन है, क्योंकि नॉलेज वाइज बहुत साउंड और स्ट्रांग आदमी होता है। वकालत में आप आ गए, लोगों ने आपको रिस्पेक्ट दे दी, अब उस रिस्पेक्ट को संभालना किसने है? अगर मैं काला कोट पहन के मेरा बिहेवियर वो उस लेवल का नहीं होगा जो लोग मुझसे तवक्को करते। लोग मुझसे समझते हैं कि मैं बहुत इल्म वाला आदमी हूँ, हर शोबे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी, और वो क्यों इल्म कर सकूँ, जब मैं पढ़ूंगा, अगर मेरा किताब से रिश्ता नहीं है तो मैं अपना नॉलेज इंक्रीज नहीं कर सकता। एक वक्त था जब हम प्रोफेशन में आए तो हमारे जो सीनियर्स थे, हम अदालत में बैठे हुए हैं, बहस हो रही है, तो दिमाग में बात आती थी, ये बहस कर रहे हैं, इनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सारी सेक्शन याद है, इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी सेक्शन याद है, इनको सीपीसी भी सारी याद है, तो ये कैसे याद होगी? लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। जब आज आपको चीजें मुश्किल लग रही है, और फिर मेहनत की बात है, जो जितना टाइम देगा अपने प्रोफेशन को उसी के मुताबिक उसका नॉलेज इंक्रीज होगा। सिर्फ बाल सफेद कर लेने से बंदा सीनियर नहीं हो जाता कि मेरे बाल सफेद हो गए तो मैं कहूँ जी मैं सीनियर हो गया। नहीं, आपके प्रोफेशन में सीनियर आदमी वो है जिसको नॉलेज जाता है, और वो आप 5 साल में हासिल कर लेते हैं या 50 साल में हासिल करते हैं, वो आपकी कैपेसिटी है, किस तरह हासिल करते हैं। वकालत में आके आपके 2-3 शोबे आ जाते हैं। अब यूरोप की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हमारा प्रोफेशन यहाँ रह के उनसे ज्यादा बेहतर है। लोग यहाँ मिसाल देते हैं, तो जी इंग्लैंड में तो मुकदमे का फैसला जो है ना वो 6 महीने में हो जाता है, लेकिन वो ये आपको नहीं बताता जो वहां बता रहा है कि वहां मुकदमा अदालत में पहुंचने से पहले कितना टाइम लेता है। हम वो सॉलिसिटर भी हम हैं, मुकदमा बनाने वाले भी हम हैं, इन्वेस्टिगेटर भी हम हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। वहां अदालत में पहुंचने से पहले वो सारे प्रोसेस जो है, सॉलिसिटर मुकदमा लिख देता है, एक दूसरे शोबे में भेज देता है, वहां नेगोशिएशंस होती हैं, वहां क्वेश्चंस आंसर होते हैं जो यहाँ आप सीपीसी आपने पढ़ी होगी, इंटरोगेटरीज का मरहला एक है यहाँ, जो कभी शायद मैंने तो अपनी पूरी वकालत में कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा कि आप दावा जवाब दावा आने के बाद इंटरोगेटरीज भेज दें कि भाई ये आपने जवाब दिया है, इसमें ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो इनका जवाब दे देते हैं, तो क्लोज डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्टली इश्यूज फ्रेम करके एविडेंस में जाते हैं, लेकिन वहाँ ये सारे प्रोसेस जो है वो पहले मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम वो सारे प्रोसेस अदालत में खड़े होकर करते हैं, और इसलिए हम यहाँ जब मुकदमा दायर करते हैं तो आज भी हमारे 2011 के मुकदमा जो हैं वो पेंडिंग हैं और वो अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह मल्टीपल वजूहत है, उसमें जहाँ और बहुत सी वजूहत हैं, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि वहाँ उसका हमारा जो जुडिशियल सिस्टम या जो जजेस हमारे काम कर रहे होते हैं वो भी इसका एक रीज़न है। अब आजकल के दौर में आप देखें, आपने अपने सीनियर्स के साथ अदालतों में पेश होकर देखा होगा, एक खुला का दावा है, सेक्शन 10 आ गई कि रिकंसिलिएशन नाकाम होगी तो जज साहब जो है, जज साहब जो भी हैं, वो जजमेंट अनाउंस कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ खुला। अब इसमें अगर कोई जज साहब 6 तारीखें देते हैं फॉर जजमेंट, तो आप अंदाजा कर लें कि क्या रीजन होगी। सिर्फ ही यानी कुछ पावर ऑफ डिसीजन नहीं है। आप जब अपने नॉलेज पे ग्रिप होगी, आप अदालत में जाते हैं, नौजवान लोग अमूमन अदालत में जाके घबराते हैं, बोलते हुए घबराते हैं। ये घबराहट क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि आप समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ
कहीं वो गलत ना हो जाए। और वो गलत क्यों होगी? अगर आपने अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, अपनी प्रोपोजिशन से आगाह है, और उसके ऊपर जो रेलेवेंट लॉ है उसको अगर आपने गो थ्रू किया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से बढ़ेगा। आप अगर जैसा आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, तो आप बड़े दावे से कह सकते हैं तो नहीं, लॉ इस पे ये है, रेलेवेंट लॉ की सेक्शन फलां ये कहती है, और उस पे सुपीरियर कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है वो ये है, तो जैसा आपको आपकी बात मानना पड़ेगी। उसकी वजह है कि जब आपका नॉलेज साउंड होगा तो फिर चीजें जो है ना वो खुद आगे बढ़ेंगी। तो इस सारी इस बैकग्राउंड से गुफ्तगू का जो मेरा मफहूम है वो ये है कि जब तक आपका रिश्ता किताब से नहीं होगा, लाइब्रेरी से नहीं होगा, उस वक्त तक ये सारी चीजें जो नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली ये रिश्ता था, किताबों के साथ भी था, लेकिन हमारी जो लॉयर्स मूवमेंट है, मैं बार काउंसिल का मेंबर था, तो एक साहब मुझे हाई कोर्ट के इंटरव्यू के लिए आए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उनका जवाब मुझे ये था कि यहाँ 2 साल लोग नारे लगा के हाई कोर्ट के जज बन गए और आप मुझसे हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए मुझसे सवाल पूछते हैं। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। आपका ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने है, लेकिन वो पूरे 2 या 2.5 साल हम रोड पे रहे, न किसी ने लाइब्रेरी देखी, न किसी अपने सीनियर का चैम्बर देखा, न किसी ने अदालत देखी। अब इस वक्त जरूरत आप लोगों की है कि आपका रिश्ता वापस किताब से कायम हो। आप लाइब्रेरी में बैठें, आप ला पढ़ें, और उसके लिए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि रोजाना अपना एक वक्त मखसूस करें। सुबह सवेरे अदालत में बैठे, सुनने से बहुत सारी चीजें जो समझ आ जाती है। जब आप बैठ के एक सीनियर वकील की आर्गूमेंट सुन रहे होते हैं, तो वहां अगर आप दूसरी बीमारी ये आ गई है, ये अदालत में बैठ के हम टिक 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 कर रहे होते हैं, इसको बंद करें और अदालत की तरफ ध्यान दें कि आप बैठ के जब सुन रहे होते हैं लोगों को आर्गूमेंट्स को, तो वहां आपको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सी सेक्शन का केस था, अगर बेल है तो कौन सी प्रोविजन की बेल आर्गू हो रही है, उस पर लॉ कौन सा साइड किया जा रहा है, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। जजेस किस तरह लॉ को इंटरप्रेट करते हैं वो आपको समझ आएगी। आप सिविल साइड पे पेश हो रहे हैं, आप पेश होते हैं जैसा कहते हैं जिसमें तो तामील नहीं हुई, लेकिन आप चुप करके खड़े हो जाते हैं। अगर आपने फाइल पढ़ी हो, हमारे दोस्त कहते हैं कि क्या पढ़ें, हमें समझ नहीं आती, हमारे पास प्रपोजिशन नहीं है। अब प्रपोजिशन आपके पास है क्योंकि आप एक सीनियर के साथ हैं, नया केस आपने ड्रॉप नहीं किया, वरना उससे पहले आपका नॉलेज शुरू हो जाता है। आपके पास एक नया केस आता है तो आपको सबसे पहली प्रपोजिशन आपके पास आ गई, इसमें मैं फ्री किसको बनाऊं, ऑर्डर 1 आपका रेलेवेंट हो जाएगा। पढ़ेंगे ऑर्डर 1 पता चलेगा कि कौन मुद्दई हो सकता है, कौन मुद्दला हो सकता है, कौन से 2 बंदों को मैं इकट्ठा मुद्दई रख सकता हूँ, कौन से 4 बंदों को मैं इकट्ठा मुद्दला रख सकता हूँ। ये कब पता चलेगा? जब आप सीपीसी पढ़ेंगे, सिर्फ सुन के नहीं। तो इसलिए जब आप सीनियर का केस लेके अदालत में जाके बैठते हैं, तो जैसा आप कहते हैं कि ये आपकी तामील नहीं हुई, आप कहते हैं जी चुप हो गए, आप वापस आके अपने सीनियर को बता देते हैं कि जनाब वहाँ तामील नहीं हुई। अगर आपने ऑर्डर 5 पढ़ा हो तामील कैसे होती है, तो वहां रिपोर्ट आई हुई है कि जो समन लेने से इनकारी है, ये रिपोर्ट आ गई। किसी ऑफिस की बात है, किसी महकमे में समन रिसीव हुआ है, तो वहां वो कहते हैं जी इसमें प्लेंट की कॉपी नहीं है, लिहाजा हम समन नहीं लेते। तो आपका जो पर्पज है, फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस ऑफ समन, वो मुकम्मल हो गया। समन का क्या मतलब था कि डिफेंडेंट को इतला होनी चाहिए कि आपके खिलाफ मुकदमा अदालत में पढ़ने के, वो भले ना ले, लेकिन उसकी इतला होगी। अब उससे अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा कि अदालत को अगर कोई बंदा समन लेने से इनकार करता है, तो लंबी पूरा ऑर्डर 5 जो है और उसके 20-25 रूल हैं, तो अगर आपने पढ़े, और मैं कहता हूँ कि ये एक रूल अगर आप बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, सीरियसली पढ़ना शुरू कर दें, तो इसके लिए 2 से 3 महीने लगेंगे सीरीज अगर पढ़ना शुरू करें। फिर चले आप किसी सीनियर के साथ नहीं, आप इंडिपेंडेंट वकालत कर रहे हैं। तो आर्ट ऑफ एडवोकेसी में मैं एक अंग्रेज जज का पढ़ रहा था, बाद में वो चीफ कोर्ट का जज हुआ, कि मैंने जब वकालत शुरू की तो मेरे पास काम नहीं था। मैंने सोचा कि क्या करूं, मैंने फर्जी दावे लिखे
5-6 और उन दावों के ऊपर मैंने तारीख आ दी, डायरी मेंटेन की। मेरे रोजाना 5 केस लगे होते थे। अगली तारीख आ गई, मैंने वो फाइल निकाली, वो जो प्रपोजिशन थी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने दायर किया, तो मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लास्ट पे पढ़ना शुरू कर दिया। उस दिन मेरे दफ्तर का काम 5 केस थे, मैंने 5 केस तैयार किए। अगली तारीख पे मैंने खुद उसकी डेट एक्सटेंड कर दी और उसमें मैंने लिख दिया कि इसमें जवाब दावा आ गया। अब वो जवाब दावा मैंने तैयार किया अपने पास से, उस जवाब दावे की रोशनी में जो डिफेंस पॉसिबल हो सकते थे आपको वो पता चल गया। तो इस तरह आपकी खुद ब खुद जो है वो ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है। यहाँ हमारे बहुत ही लीजेंड लॉयर थे, मौलवी सिराज अल हक साहब का नाम आपने सुना होगा, वो तो हिंदी में प्रैक्टिस करते थे। उनका एक प्रिंसिपल था, या 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि आप एक मुकदमा ले लें और उसमें भारी सी मोटी सी फीस ले लें ताकि आपका पूरा महीना गुजर जाए। मौलवी साहब अथॉरिटी ऑन लॉ थे सिविल साइड पे, उनका कंसेप्ट ये था कि फीस रेलेवेंट नहीं है, आपके पास ब्रीफ और प्रोपोजिशन रेलेवेंट है। एक प्रोपोजिशन आपके पास आ गई है, आपने उसमें फीस आपको थोड़ी मिली है, ज्यादा मिली है, नहीं मिली है, आपने उस पर मेहनत कर ली है। अब आप सारी उम्र उस प्रोपोजिशन की पेंशन खाएंगे क्योंकि वो आपने पढ़ ली है। अब उस टाइप का केस, लेकिन जब आपके पास पहले केस आता है आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन आपने एक प्रोपोजिशन हाथ से जब गुजार ली है तो नेक्स्ट टाइम जब उस प्रोपोजिशन को क्लाइंट आएगा तो आप बड़े दिलेरी से, कॉन्फिडेंस से उससे फीस भी मांगेंगे, उसको बताएंगे भी कि इस केस में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये आपका नॉलेज इंक्रीज करने वाली बात है, जिसके जरिए आप अपना नॉलेज है वो इंक्रीज करते हैं। एक और बात जो मैंने अपनी जिंदगी में शुरू की वकालत में देखी और वो ये थी कि अच्छे जजेस आपको पता चल जाएंगे इनकी अच्छी। आजकल जो मैं मंथली लॉ डाइजेस्ट पढ़ता हूँ, आजकल पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी जजमेंट्स आ रही हैं। पहले कभी कराची की होती थी, अगर कोई जजमेंट पढ़े आप। जब मैंने 84 में बार ज्वाइन की, उस वक्त आजाद कश्मीर के एक जज होते थे राजा मोहम्मद खुर्शीद खान, उनकी जजमेंट्स आपके लीगल कंसेप्ट क्लियर करती थी। और वो कैसे क्लियर होते हैं, उसके लिए एक जजमेंट आपने ले ली, कोई एक प्रोपोजिशन ले लें और उस प्रोपोजिशन को आप ये नहीं कि एक दिन ये पढ़ लिया, एक प्रोपोजिशन आप ले लें, खुला की ले लेते हैं। अब उसके लिए आपने एक हफ्ता पूरा अपना मुख्तस कर दिया कि ये पूरा हफ्ता मैंने खुला पे पढ़ना है। 1 घंटा लाइब्रेरी में जाए, एक जजमेंट खुला की बुनियाद पे निकालें। अब जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है जजमेंट रेफर्ड, REL रिलाइड अपॉन, ये 2 अल्फाज आपको वहां मिलेंगे। अब मैं ये करता था, ये जजमेंट पढ़ी है, उसमें जो रेफर्ड होती थी वो तो चले रेफर होगी, लेकिन जो रिलाइड अपॉन होती थी REL जिनके साथ लिखा था, मैं फिर वो जजमेंट निकाल लेता था। उस जजमेंट को पढ़ा, उसके अंदर फिर रेफर्ड और रिलाइड होती थी, फिर वो निकाली, और यहाँ चलते चलते मैं 47 और इंडियन लॉ तक चला जाता था। वो जो प्रोपोजिशन है पर्टिकुलरली आपकी, उसके ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आइंदा आपको कभी भी वो प्रोपोजिशन, CPC सारे बच्चों ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, लेकिन आपकी लॉ की प्रोपोजिशन जो है वो CPC का रटा नहीं लगता। आपको प्रोपोजिशन उस वक्त याद रहेगी जब पर्टिकुलरली कोई केस आपके सामने है, आपने दावा दायर किया, आपको पता चला इसमें कोई गलती होगी, अब क्या करना है। अब आप जाएंगे वापस 617 की तरफ, ढूंढेंगे क्या अगर गलती हो जाए तो क्या होता है। CPC आपको बताएगा कि आर्टिकल 617 है, अगर गलती हो गई है तो मैं उसको दुरुस्त कर सकता हूँ, फिर आप वो पढ़ेंगे। और आप आइंदा सारी जिंदगी आपको कभी भी आर्टिकल 617 नहीं भूलेगा। इससे पहले आपने 1000 दफा भी पढ़ा हो, लेकिन वो मिट हो जाता है। फिर वापस आऊंगा अपनी बात पे, ये सारी बातें करने का मकसद क्या है कि आपका रिश्ता लाइब्रेरी से और किताब से कायम होना चाहिए, सिर्फ सुन सुना के नहीं। यहाँ बहुत सारे लोगों की वकालतें इसी तरह चलती हैं, और आजकल मैं फ्रेंकली, चूंकि हम एक पार्ट का हिस्सा है ना, 2 महीने बाद 4 महीने बाद आप भी इसी कचहरी में होंगे। हमारे बहुत सारे जो लोगों की वकालतें हैं वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
हमें एक एक लफ्ज जो है वो पढ़ना चाहिए, मैंने क्या लिखा है। यहाँ हमारे एक सेशन जज असद रजा था, उनसे लोग सब नाराज थे, इसलिए कि वो बंदों को टोकते थे। और क्यों टोकते थे? कहते थे भाई आपने इतनी बड़ी फीस ली है, आप कम से कम जो कुछ लिखा है उसको पढ़ तो ले कि क्या लिखा आपने। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती थी। वो क्या करते थे कि कोर्ट में बैठ के जो गलतियां होती थी ना, पेंसिल से उनको दायरा लगा के वकील साहब रोस्टम पे इब्तदाई बहस के लिए गए हैं तो उनको फाइल पकड़ा देते थे, इसको पढ़ के आ जाए। इससे हमारे दोस्त अवाम वो तरीका उनका मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल था कि वकील के साथ उनका मौकल भी होता है, बाकी बाहर के लोग भी बैठते थे, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन अगर ये एम्बेरसमेंट से बचना था तो आप भाई पहले पढ़ के ले लेते ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उन्होंने आपके साथ ये सलूक किया, ये जो कुछ लिखते हैं वो पढ़े। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त थे, हम इकट्ठे सारा दिन बैठते थे, आमने सामने आपस था। अब क्रिश्चियन मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो उसकी सोल ग्राउंड अडल्ट्री है, उसके अलावा क्रिश्चियन मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। अब उन्होंने दावा डिक्टेट करवाया, स्टेनो को दिया, स्पेल चेक लगाया और दावा टाइप हो गया, अदालत में चला गया। अब ग्राउंड इत्तेफाक से डिफेंडेंट मेरे पास आ गया। अब जब मैंने उनकी ग्राउंड्स पढ़ी, उसमें ग्राउंड उनकी ये थी कि द डिफेंडेंट इज हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू द ब्रथर्स, ये ग्राउंड हो सकती थी। अब वहां ब्रथर्स की जगह ब्रदर्स लिखा गया। आगे मैंने जवाब दावा दिया कि टू विजिट वंस ब्रदर इज नो ऑफेंस। आ गए, जवाब दावा दे दिए, मैंने दे दिए। काफी मैंने मुंशी से पहले कहा था कि तलक वास्ता भी था। वैसे भी मैं एक बात अर्ज करता हूँ अपने मुंशियों को कि जो कागज अदालत में चला जाता है ना, वो पराया हो जाता है। उसकी कीमत लगती है, वो 5 रुपए में मिलता है, 100 रुपए में मिलता है, 2,000 में मिलता है, वो पराया हो जाता है। अगर आपका कोई कोलीग, हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके क्लाइंट का प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है वो नहीं, लेकिन जो आपने फाइल में जमा करवा दिया वो अगर मांगने आता है उसको दे दो। आप नहीं दोगे एनमत से मिल जाएगा। तो मैं मुंशी को कहा कि जवाब दावा पहले ही मैंने फोटो कॉपी करा ली थी, मैंने दे दिया। अच्छा, गए अपनी सीट पे, जवाब दावा पढ़ा, 5 मिनट बाद हंसते आए, हंसते हंसते आगे, ये क्या हुआ? मैं कहा आपको पता होगा। अब क्या होगा? मैं आपको मुखालिफ वकील नहीं बता सकता। जी मैं अमेंडमेंट सीख कर लूँ। अगली तारीख पे उन्होंने अमेंडमेंट सीख कर ली, 6-17 की एप्लीकेशन दी। तो जब आई मैंने उस 6-17 का जवाब दिया कि सीपीसी अप्लाई नहीं होती, लिहाजा 6-17 की प्रोविजन जो है ये फैमिली कोर्ट एक्ट में नहीं लगती, तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आए शाम को, जवाब दे दिए, दे दिए, कापी ले गए, वापस आए, फिर पढ़ा सेक्शन 18 सीपीसी एक्सक्लूजन जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 17 या 18 जो भी, फिर आ गए। अब क्या होगा? मैं आपको मुखालिफ की नहीं बता सकता। अच्छा, अगली तारीख पे वो जो यहाँ जनरल प्रिंसिपल है यहाँ क्रिश्चियन मैरिज डिसॉल्व करने का, वो लड़की को पेश किया तो उसे कहा कि मैं मुसलमान हो गई हूँ तो मुझे अब डिसोल्यूशन मैरिज की जरूरत नहीं। बाहर निकले तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा, मैंने कहा इसको अगर रोकना चाहते हो तो हम इसको नोटिस देते हैं कि मैं भी मुसलमान हो गई, कन्जुगल राइट्स का दावा भी होता। वो क्रिश्चियन था लेकिन उसकी बात मुझे आज भी, हम मुसलमान होके अपने मजहब से इतने सिंसियर नहीं है। उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहता है एक लड़की के लिए मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता, जाती है तो जाएगी। मतलब ये एथिक्स की बात है, उसके अपने फेथ की बात है, उसके बिलीफ की बात है। हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं यहाँ पे, हमें उसकी मतलब इदराक भी नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना कोई दावा लिखें, कोई दरख्वास्त लिखें, तो उसकी प्रूफ रीडिंग एट लीस्ट जरूर करें, ताकि कल आपको कोर्ट में खड़े होके शर्मिंदगी ना हो कि मैंने क्या लिख दिया। जैसा आपको पॉइंट आउट करेंगे ये क्या, अब तजर्बे से ही होता है। हम जब लिखते हैं तो फोकस होता है कि वो ग्राउंड गलत ना लिखी जाए, फैक्ट गलत ना लिखे जाए। क्लाइंट से बैठ के अब अपनी अपनी बात होती है, मैं तो क्लाइंट से अपना ड्राफ्ट शेयर करता हूँ कि ये पढ़ लो, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी गई जो आप नहीं लिखना चाहते, या ऐसी चीज रह गई हो जो आप लिखना चाहते हैं, पढ़।
मैं उस पर फोकस करता था। टाइपिस्ट ने मेरा नाम जो है ना नीचे, आजकल तो कंप्यूटर आ गया ना, कट पेस्ट उठा के आप लगा देते हैं उसको, तो टाइपराइटर पे उसने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी। मैं रोस्टर पे जाके खड़ा हुआ तो जैसा मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मुझे हैरत हुई कि क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बताया, कहते हैं ये बड़ा आपने क्या लिखा हुआ है, पता चला जी कुछ और लिखा हुआ है। इसलिए आपको अपनी जो चीजें हैं, जो भी लिख के आप अदालत में भेजते हैं, उसको पढ़ें, और पढ़ के जब जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। रोस्ट्रम पे आप यकीन कर लें, ना कोई सीनियर है, सीनियर की रिस्पेक्ट कोर्ट के दरवाजे से, वो एक अलग बात है कि हर मरहले पे सीनियर की रिस्पेक्ट है, आपको में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम आज भी, मैं आप 37 साल वकालत हो गई, लेकिन मैं आज भी हाई कोर्ट की फ्रंट रो में नहीं बैठता, इस वजह कि मैं कहता हूँ कि आज मुझसे आज भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो या करते हैं, वो आगे वहाँ बैठे, सीट खाली होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आए तो कुछ पता चले कि यार सीट छोड़ो, वहाँ तो उनके लिए जगह हो, बैठे, वो रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन रोस्ट्रम पे खड़े होके आपका ब्रीफ, जिसके पास अपनी ब्रीफ की ग्रिप है, मैंने अगर फाइल नहीं पढ़ी हुई और आपका कल लाइसेंस आया और आप खड़े हुए और आपने फाइल पढ़ी हुई, तो आप इसे करना ले जाएंगे, कि आपकी फैक्ट, क्योंकि उसूल जो बताते हैं हमें वो यही है कि अपने केस के फैक्ट्स, अपने केस का लॉ और जज का मिजाज, ये तीन चीजें समझ लें, फिर अदालत में कूद जाए। अब हम जब जाते हैं, देखो आपको अदालत भी ट्रस्ट करेगी, आपका सीनियर भी ट्रस्ट करेगा। अदालत में जाते हैं आप, सिविल केसेस में अमूमन मोटी फाइलें होती हैं, जज साहब आगे हैं, वो आपसे पहली बात तो ये होती है कि आप प्लेंटिफ हैं तो आप डिफेंडेंट साइड पे खड़े हैं, वो आपकी गलत हाजिरी लगाएगा। अब ये पता होना चाहिए कि मैं प्लेंटिफ हूँ तो मुझे किस साइड पे खड़ा होना है, डिफेंडेंट को किस साइड पे खड़ा होना है, ये पहला सबक है। दूसरी बात, जज साहब आपसे सवाल करेंगे इसमें क्या है, आपने कभी अगर सुना है तो। अब आप अगर खामोश खड़े हैं, आप नहीं बताते, तो आइंदा वो जज आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने फाइल पढ़ी हुई है और वो क्या है, आप कुछ भी ना पढ़े, फाइल के अंदर ना भी खोले, वो जो लिफाफा है ना उसके ऊपर लिखा होता है तलबी मुताला नंबर 6, तलबी नंबर 7, जवाबदावा मुताला नंबर 2, जवाबदावा बहस पर दरखास्त, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना। अगर उसको गौर से पढ़ लिया आपने और आप जैसे आपको बताते हैं कि इसमें पहले ये हुआ था और आज ये करवाइए, तो आइंदा वो जब भी आप खड़े होकर उसके जैसे आपके साथ बात करेंगे तो आपकी बात सुनेगा कि बंदा पढ़ता है। और यही चीज अगर आप अपने सीनियर को आगे कन्वे करते हैं, आइंदा वो सीनियर भी आपकी ट्रस्ट करेगा, वो आपको फाइल हवाले करने के लिए तैयार होगा। वरना अमूमन होता ये है, जो मुझे भी गुजरा, कि शाम को सीनियर वो पुरानी आंख से देखते हैं कि ये कौन सी फाइल पे लगा हुआ है, इतने गौर से पढ़ रहे हैं, तो सुबह पता चलता है जी वो फाइल उन्होंने खुद ली है कि ये केस मैं बता रहा हूँ, आप बाकी देख लो। वो फिर आपको बहस कमाओगे। लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग वाली बात है, आप ट्रस्ट बिल्डिंग अपने सीनियर से, ट्रस्ट बिल्डिंग अपनी कोर्ट से, तो फिर आपकी ये मुश्किलात हैं वो आसान होती चली जाएगी और आपको कभी वकालत में या परेशानी नहीं होगी। जब अपाय निकलते हैं फिर ला पे आपकी जो है ना ग्रिप तो बहुत मजबूत होना शुरू हो जाती है। ये शोभा एक है। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरा शोभा है कि क्लाइंट को किस तरह घेरना है, वो भी तो एक शोभा है ना। घेरने से मुराद ये है कि हम जब नया बंदा है, ला देख लीजिएगा, ला कॉमन सेंस है। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है, तो कोई चीज अगर एक लेमैन आपके पास आ गया, तो आप अगर कॉमन सेंस से भी उसको कुछ चीजें बताएंगे तो वो आपसे मुतमईन हो जाएगा, ब्रीफ आपके हवाले कर देगा। अब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप गलत ना कर दें, एक बंदे ने आपको अपना मफाद आपके हवाले किया, आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं, आप फिर किसी सीनियर से पूछ लें, ला तलाश करें। और एक बात और जो अर्ज करूंगा कि रोजाना भी सीनियर से अगर पूछने जाएंगे तो ये आपकी आदतें खराब करते हैं। इधर से पूछा उधर से पूछा था, आपने भेज दिया। आपको ये आदत डालनी चाहिए, सीनियर से सिर्फ इतना पूछ लें कि ये मेरी प्रोपोजिशन है, ये मुझे ला कौन से हेड के नीचे मिलेगा। आपके पास ARD आती है ना, एनुअल लॉ डाइजेस्ट, उसमें हेड नोट्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम आपको शायद कॉलेज में पढ़ाया होगा, जब बताया होगा कि आप लॉयर मे नॉट नो द लॉ बट यू मस्ट नो वेयर टू फाइंड इट। जब आप
आते हैं, तो आपको हेड पता हो कि ये जो मेरी प्रोपोजिशन है, मुझे कौन से हेड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो कौन सी प्रोविजन के तहत होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट के तहत होता है। अब स्पेसिफिक एक्ट में जो सेक्शन है वो 12 है। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाते हो, अब आपको पता है आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा आ जाता है, तो आप सेक्शन 12 के ALD पढ़ना शुरू करें। वहाँ आपके पास आपके केस के फैक्ट्स आ गए कि बंदे ने क्या सौदा किया था, कितने पैसे दिए थे, कितना टाइम था, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब जब आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे और ALD पढ़ेंगे और जजमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपका कंसेप्ट जो है वो उसी होता चला जाएगा, और उसके हिसाब से अब एक और ड्राफ्टिंग फिर उसकी आपके आगे उसका मतलब बाज़ लोग तो ये करते हैं कि जो जजमेंट्स के वो पैराग्राफ है ना, हूबहू अपनी प्लीडिंग में लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मतलब अंग्रेजी के हवाले से थोड़ा सा वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना आता हो, तो आप उन वर्ड्स को चेंज करके कल आपकी दो चीजें हो रही, आपकी प्लीडिंग्स खूबसूरत हो गई हैं, और वही जजमेंट जब आप बहस के लिए खड़े होंगे तो आपका केस पहले से तैयार है, वही जजमेंट्स आप रेफर करेंगे क्योंकि आपने वो जजमेंट्स हैं अपने उसमें लिख के दी हुई। तो क्लाइंट के साथ आप सिंसियरिटी यही है, उससे आप ले लें ब्रीफ, और उसके बाद अपनी मेहनत करके अदालत के सामने खड़े हों। एक और शोबा जो पेश आता है आपको कि जो ये बाबे आते हैं ना बेचारी में क्लाइंट, ये बड़े घाघ होते हैं, हम समझते हैं अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो बहुत सियाने होते हैं। वो आपके पास आते हैं, कहेंगे जी जेब में पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने ब्रीफ ले लिया, तो देखिए ये इस प्रोफेशन का अलमिया भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वकीलों की सिंसियरिटी भी है। पता होने के बावजूद कि ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, मुझे राज करा रहा है, इसके बावजूद आप पूरी तनदेही से उसका काम करते हैं। उसकी वजह है कि आपने अपनी रकू बनानी होती है कि ये मुकदमा आपने किया था, आपने जीत लिया। वो गांव में जाकर बूढ़ों के पास बैठेगा ना, वहां जाके कहेगा वो गया सन एक नवा जो वकील जी ने 200 रुपये देता काम करा, मतलब वो झल्ला नहीं होता, वो सारी चीजें समझता है, लेकिन एक्सप्लॉइट करता है हमारी यंग उसको। इसलिए आप अपने ब्रीफ के साथ सिंसियरिटी जब करेंगे, तो वही बाबा, अगर आप उसमें उसका केस आपने ठीक मेहनत से कर लिया, वही बाबा कल आपके पास आपका एक परमानेंट क्लाइंट होगा। और वो SM जफर साहब अपने मेरे मशहूर मुकदमात में एक बात लिखते हैं कि अगर आपने मुकदमा लूज भी कर लिया है, लेकिन आपने क्लाइंट रिटेन कर लिया, तो आप जीत गए। फिर जब आप मुकदमा लिख रहे होते हैं, देखिए ना, हमारे बारे में एक तस्वर डेवलप कर दिया गया कि ये वकील झूठ बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त, आप जब अपनी फैमिली में बैठते होंगे, दोस्तों में बैठते होंगे, तो एक जनरल क्वेश्चन आपको आता है जी वकील झूठ बोलते हैं, आपको कहा जाएगा जी वकीलों की तो रोजी हराम है जी। ये जुमले रोज हैं जो आप सोसाइटी में सुनते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसी बात नहीं। हम वकील हैं, हम ये जो बंदा आया है मेरे पास, मैं उसकी बात अदालत तक पहुंचाता हूँ। वो अगर झूठ बोल रहा है तो वो झूठ अदालत को कन्वे हो रहा है, अगर सच बोलता है तो सच कन्वे हो रहा है। हाँ, वकील के लिए एक लम्हा कीमती होता है, और अगर वो ब्रिज वकील क्रॉस करके है तो फिर उसकी रोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मुतमईन होकर काम करे। ये जो आपके के दोस्त कहते हैं, मेरे अपने 2 बेटे वकालत में, छोटा जो है उसने 3 साल जाया किए, अब लग गया, लेकिन 3 साल इस तरह जाया किए कि उसके 2 दोस्त थे, उनका ये कंसेप्ट ये वकालत ठीक नहीं है जी, ये पेशा हराम है जी, नहीं करना। तो 3 साल वो मैं नौकरी ढूंढूंगा, मैं ये करूंगा, ढूंढ लो। अब आके वो उसको समझ आइए कि नहीं, बात ये नहीं है, मतलब यहाँ काम करना पड़ता है। वो जो एक ब्रिज मैं कह रहा हूँ, वो ब्रिज क्या है? आपके पास एक ब्रीफ आता है, आपको समझ आ जाती है कि मुकदमा झूठा है, ये लाइन है, जेब में पैसे नहीं है, मुकदमा आ गया, ये लाइन है, आपका इम्तिहान है कि आप उसको कहेंगे नहीं नहीं आपका मुकदमा झूठा है, मैं नहीं ले रहा। ये लाइन अगर आप क्रॉस कर गए, और मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, और मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि अल्लाह ताला अपने जिम्मे उधार नहीं रखते। आपने अगर इस बुनियाद पे
कि ये मुकदमा झूठ है, मैं नहीं लेता, अल्लाह ताला उसी दिन आपको कम्पनसेट करेंगे किसी और तरीके से। ये नहीं हो सकता कि आपने, लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा ना, कि अल्लाह कहते हैं झूठ है मत मत बोलो, तो आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा कि अल्लाह ताला आपको यकीनन उसी दिन कम्पनसेट करेंगे किसी और तरीके से करेंगे, और मुकदमा आ जाएगा जो भी होगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला अपने जिम्मेदार नहीं। दूसरा मरला जो वकील की वकालत पे डाउट क्रिएट करता है वो ये है कि आपके पास एक मुकदमा आ गया, उसके फैक्ट्स आप कलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट अगर इसमें होता ना, ये मुकदमा ठीक हो जाता, फिट हो जाता। अब या तो आप उस क्लाइंट को कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट बना के ले आओ, यानी ये डॉक्यूमेंट बना के ले आओ, या उसको बनाने में हेल्प आउट करते हैं, फिर आप अपनी सारी की सारी चीजें अपनी जो सिंसियरिटी है वकालत के साथ है उसको फिर आप उसको खराब कर रहे हैं, फिर अपनी रोजी को भी खराब कर रहे हैं। लिहाजा जानदारी से चले। देखना, मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का एक कौल बड़ी शुरू की वकालत में मैंने पढ़ लिया और उसने मेरी सारी जिंदगी रहनुमाई की। आप सब लोगों ने सुना होगा बेशुमार दफा, मैं उसको मतलब रिपीट कर रहा हूँ। कि सफर जा रहे थे तो नमाज का वक्त आया और घोड़ा बांध दिया और एक बद्दू के हवाले किया कि इसकी हिफाजत करना, मैं नमाज पढ़ के आता। वापस आए तो घोड़े के जीन लाए, बाजार गए, पहली ही दुकान पे वो जीन मिल गया। अपना इरादा किया था कि मैं वापस आके इसको 2 दिरहम उजरत दे दूंगा जितनी इसने मुझे सर्विस दी है। वहां दुकान पे गए तो उससे पूछा कि जीन कितने की बेचते, उसने कहा 2 दिरहम, ले ली। और पूछा जो बेच गया कितने की बेच गया, मुझे 1 दिरहम की बेच। तो जो आपने फरमाया कि अल्लाह का बंदा इंतजार करता तो हलाल भी होते और ज्यादा भी होते, जल्दबाजी किया, हराम भी किया है और मतलब अपना कम कम भी मिले। और दूसरी बात कि आप रिस्क, इस पे यकीन हो जाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो काला कोट हम रोज नाते पढ़ते हैं ना, काली कमली वाले तुमके लाखों सलाम, तो ये समझ लें कि हमने काली कमली ओढ़ ली है और इसके शटर ने। अल्लामा इकबाल लाहौर में थे, मद्रास में उनका हिंदू फिलासफर था, वहां को डॉक्यूमेंट आ गया जिसकी फारसी डॉक्यूमेंट था, इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी थी। उसने 1000 रुपया पर डे जज बताया कोर्ट को, ये तकरीबन 1 महीना लगेगा इसको ट्रांसलेट करने में और 1000 रुपया पर डे इसका उजरत तय हुई। इकबाल को बुलाया गया, वहां गए, कोर्ट से डॉक्यूमेंट लिया, रात को जाके बैठे तो सुबह सवेरे आके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया ट्रांसलेट करके। तो उस हिंदू दोस्त ने कहा कि इकबाल तुमने क्या किया, मैंने तो तुम्हारे लिए 30,000 का बंदोबस्त किया था। तो इकबाल ने जो जवाब दिया वो ये है कि मेरे नबी ने उस रिस्क को हराम डिक्लेयर किया है जो दानिस्ता ताखीर से कमाया जाए, डेलिब्रेट मतलब डिले करके अगर वो कमाया जाए तो वो रिस्क हलाल रिस्क नहीं रहता। इसलिए आपको ये मुख्तलिफ किस्म के जो जिंदगी के मराहल हैं वकालत में। और फिर मुझे याद है मेरा लाइसेंस आया तो मैंने अपने जो सीनियर थे, खुशी होती है मेरा लाइसेंस आ गया, मैंने उनको अपना लाइसेंस जाके दिया कि सर मेरा लाइसेंस आ गया। उन्होंने मुझे 2 जुमले कहे। सबसे पहला जुमला कि बेटा ये ज़हन में रखना कि तुम लोगों के लिए वकील बने, अपने लिए नहीं। अब इसका मफहूम आप समझे कि ये नहीं है कि मैं वकील बन गया हूँ तो आज इस चाचा के खिलाफ मुकदमा कर दिया, आज मामू के खिलाफ कर दिया, आज दोस्त के खिलाफ दिया, मार्केट में गया दूसरे खिलाफ कर दिया। दूसरों के लिए वकील बना, अपने लिए नहीं। और अल्लाह ताला न करे कभी किसी वकील को अपने मुकदमे के लिए बतौर मुद्दई या मुताला या मुलज़म कहीं खड़ा होना पड़े। वो जो एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, लोग इसको फिर समझे। दूसरी बात उन्होंने मुझे जो फरमाई अल्लाह महफूज की कि अब आप वकील बन गए हो, सारी उम्र तुम्हारे पास मुकदमे आएंगे, लेकिन कभी फैक्ट्स और लॉ पे कोर्ट को मिसलीड ना करना। और ये रेपुटेशन अगर आपकी किसी भी अदालत में डेवलप हो गई है कि आप अदालत से झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, तो फिर वो रिलीफ वाली बात है वो भूल दें।
एक एक डॉक्यूमेंट को भी इस तरह स्क्रूटनाइज किया गया, वो 1000 दफा सच्चा भी है लेकिन उसके मुंह पर दुरुस्त करके देखा जाए। लेकिन अगर आपकी ये रेपुटेशन आ गई है कि नहीं, आप झूठा डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, अदालत को मिसलीड नहीं करते, सच्ची बात कर देने से कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन हर बात जो है उसके पीछे 10 एक्सप्लेनेशन है। एक ही डॉक्यूमेंट, एक गिलास पड़ा हुआ है ना, एक बंदा कहता है ये आधा खाली है, दूसरा कहता है ये आधा भरा हुआ है, सोच के तो अंदाज है ना। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ये जो भी चीज है, आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, बजाय इसके कि आप उसको झूठे डॉक्यूमेंट को जिन हालात में लिखा गया था, क्योंकि आपका लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है। आप कानूनी शहादत पढ़ेंगे तो वो एडमिशन जो धोखाधड़ी से ली गई हो, जो लॉ की गलतफहमी की वजह से ली गई हो, या जो फैक्ट्स जो हैं उनकी मिस इंटरप्रिटेशन के जरिए कोई एडमिशन को बंदा कर लेता है, तो ये लॉ के में एडमिशन नहीं होती है। आर्टिकल 118 को भी आप कानूनी शहादत पे पढ़ लीजिएगा कि वो एडमिशन जो गलतफहमी की बुनियाद पर एडमिशन कर ली गई हो, तो उसको कानून एडमिशन नहीं मानता। आपके पास एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप उसको उसका डिफेंस ले सकते हो कि ये मैंने अगर ये डॉक्यूमेंट लिख के दिया था तो मुझे ये हालात बताए गए थे, जरा वो आपका क्लाइंट बताएगा आपको कि मुझे ये बताया गया था, उसकी रोशनी में मैंने ये साइन कर दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि फैक्ट्स यूं नहीं थे, फैक्ट्स अदरवाइज थे, तो वो आपकी एडमिशन में एडमिशन नहीं गिनी जाएगी। ये सारी बातें फिर पहली बात पे आ जाती हैं, कब पता चलेंगी? जब आप किताब पढ़ेंगे। किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें नहीं समझ आएंगी। और लॉ, और फिर हमारा लॉ तो इतना डेविएटिंग है, और पाकिस्तान का लॉ तो एक ही पॉइंट पे, कभी हमारे जजेस साहबान होते थे हाई कोर्ट में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कारण मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर करूंगा आपके साथ। आज लॉ नहीं है, पता नहीं कितना फायदा होगा इन चीजों से आपको नहीं, लेकिन भारत हाई कोर्ट में मैंने एक केस कर रहा था, जजमेंट दी। आपको कंफ्लिक्टिंग डिसीजन क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं, लॉ तो ये है कि एक जज साहब ने एक जजमेंट दी है, वो हाई कोर्ट के लेवल पे वो लॉ बन गया। किसी और केस में ये जजमेंट किसी वकील ने रेफर की और वो जज साहब इससे एग्री नहीं करते, और उनके लिए प्रोसीजर ये है कि वो इसको लार्जर बेंच के लिखेंगे कि मेरे सामने ये लॉ साइड किया गया है, मैं इस लॉ प्रोपोजिशन से अदरवाइज समझता हूँ कि ये इस तरह ठीक नहीं है, तो वो लार्जर बेंच को भेज देंगे। वो व्यू भी लिखा हुआ है ऑलरेडी किताब में, अपना व्यू भी लिख के भेज देंगे। अब लार्जर बेंच उसका डिसाइड करेगा कि असल व्यू क्या है। लेकिन यहाँ जजमेंट पेश की, नहीं ये तो मैं लार्जर बेंच भेजूंगा, 2 दिन बाद जब पता किया, पता चला जी उसके ऊपर फैसला ही कोई नहीं किया और सिंपल एडजस्ट कर दिया। तो ये चीजें हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम में से ही है जिस तरह की सूरत हाल आती है। लेकिन इन चीजों को कभी भी लॉ पे और फैक्ट्स पे अदालत को मिसलीड तो नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप ये वाली रेपुटेशन, और आखिरी बात यूनिफॉर्म, क्योंकि आज का जो लेक्चर था सबसे पहली बात तो खुद मैंने वायलेट होगी, आज की टाइम की पाबंदी, 11 बजे का टाइम तो 11:15 बजे आया। ये अपनी मजबूरी थी एक्सप्लेनेशन की। मैं आजकल आप कचहरी की सूरत हाल पता है, वो सियासी मुकदमे हैं, मीडिया वालों की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और आपकी गाड़ी निकालना जो है ना, वो मुझे 15 मिनट लगे वहां से गाड़ी निकालने। वो चीजें जो है ना वो आपकी टाइम की पाबंदी, और आखिरी बात यूनिफॉर्म की पाबंदी। आप किसी भी अदालत में चले जाएंगे, अगर आप यूनिफॉर्म में तो आपको तारुफ नहीं कराना पड़ेगा कि मैं वकील। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं है तो आपसे रीडर भी पूछेगा जी आप कौन है, जज भी पूछेगा आप कौन है, और खास तौर पे किसी दूसरी कचहरी में जाके तो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म को जब वो नहीं जाना चाहिए। ये कुछ गुजारिशात थी, अगर आपको कुछ नहीं फायदा हुआ ये नहीं वाली, मुझे जो सब्जेक्ट के हवाले से बताया गया था वो तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत कुछ कर दिया होगा एनरिच। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था लिखने के लिए, मैंने कुछ एक सिनॉप्सिस भी बनाए थे, किताब में चाह रहा था लिख दूँ इसकी अपनी ये जो तजर्बा, क्योंकि क्लाइंट बड़ा
होशियार होता है, वो एक यहाँ मुकदमा था, फीस जो है वो बाबे जो आपको बता रहा हूँ फीस नहीं देते, तो उसने फीस नहीं दी तो वकील सब पेश नहीं हो रहे थे। तो जैसा उस वक्त हमारे यहाँ 3 ही कोर्ट्स होती थी, वो क्या करते थे कि चपरासी को भेज के ना वकील को बुलवा लेते थे सीट से, वो उन्होंने चपरासी भेजा, वकील साहब आ गए। अब उनके जो वकील साहब पेश क्यों नहीं होते, आज ये फीस नहीं देता, हाँ भाई फीस क्यों नहीं देते, आज हमारे को पैसे कोई, मुखालिफ ने कहा जी पिछले महीने इसकी जमीन एक्वायर हुई है, ये पुरानी बात कर रहा हूँ गवाह की, जमीन एक्वायर हुई है तो इसको 3.5 लाख रुपए मिली है कंपेंसेशन। वो कहता है जी हमारे कॉल पे नहीं तो बैंक के थे ना तो ऐसे लोगों से हमें बात पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी हर्डल्स भुगत के आपको इस वकालत के प्रोफेशन में सर्वाइव करने, उसकी वजह है कि जब आप 16-18 साल पढ़ के माँ बाप थक जाते हैं खर्चा कर करके, वो कहते हैं आप खुद कमाओ। आप कोई कितना भी अमीर हो, रोजाना अपनी जरूरियात के लिए घर वालों से नहीं ले सकते, तो उसको यहाँ अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। और यही बात है। और हमारे एक दोस्त अक्सर वो जुमला दोहराते थे कि जो भूख रचती है ना बंदा वकील बनना। मैंने पूछा कैसे, शुरू की बात है जब मैं ज्वाइन किया तो दोस्त कि वो इस तरह के जेब में पैसे नहीं होते तो बंदा ब्रीफ पकड़ लेता है, अदालत रिलीफ नहीं देती तो बंदा किताब पढ़ता है, रिलीफ लेने के लिए फिर बंदा वकील बन जाता है। इसलिए जितनी मेहनत करेंगे उतना उसका फल होगा। और बेशुमार जगह मुझे अपनी जिंदगी में कई दफा ख्याल आता है कि यार कोई नौकरी कर, देखिए ये आपका आजाद प्रोफेशन है, आजाद सारा कुछ सब तक है। जब आपने ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया, आप क्लाइंट के पाबंद, आप अदालत के पाबंद, आप लॉ के पाबंद, लेकिन ये आज़ादी आपको है कि आप सदर पाकिस्तान को भी कहें कि मैं आपका मुकदमा नहीं करूंगा, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। ये आज़ादी जो है ना वो आपकी कोई सलब नहीं कर सकता। इस माहौल में रह के आप अपने आप को मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो, नौकरी की बात करें तो नौकरी क्यों न करें, अपने अंदर एक जंग शुरू हो जाती थी कि मैं क्यों सोचता हूँ कि मैं नौकरी करूँ। जवाब ये मिलता था कि मेहनत नहीं करना चाहते हो कि महीने के बाद लगी बंदी तनख्वाह मिल जाए, काम हो जाए, तो इसलिए मतलब वकालत छोड़। ये वो प्रोफेशन है कि आप अपना मुआवजा खुद तय करते हैं। और सबसे ज्यादा पेइंग प्रोफेशन आपका पूरी दुनिया में, आपको मैं यहाँ पाकिस्तान में देख लें कि एक सबसे अच्छा डॉक्टर आप क्या कहेंगे, न्यूरो सर्जन है या हार्ट सर्जन है, यही है ना। कितनी फीस होती है उनकी, वो लाखों जो आप कह रहे हैं वो अस्पताल के खर्चे होते हैं बेड का खर्चा है, अस्पताल की, डॉक्टर की फीस उसमें 50,000 रुपये होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आप एक नौजवान वकील इन प्रोफेशन में इंटर होता है तो वो एक आम से केस की फीस 20-30 हजार रुपये ले लेता है। ये अलग बात है कि वो 4 साल मुकदमा चल के पर पेशी देखे तो दुआ नहीं निकलती है लेकिन बहरहाल आप अपनी फीस जो है वो अपना रेमुनरेशन खुद तय करते हैं। इसलिए मतलब आप नौकरी का मत सोचें, इसमें मेहनत करेंगे आपको। और फिर देखिए रिस्क अल्लाह ने बांटना है। आप कचहरी में देख लें, अपनी कचहरी देखिए किस तरह सीटें जो हैं वो लगी हुई हैं, और बिल्कुल एक अंदर करके बंदा बैठो, उसके पास भी अल्लाह ताला भेज देता है, जाता है ना, सब लोगों के पास केस मिलते हैं। इसलिए ये परेशान होना कि नहीं, आप अपना काम करें, आप अपनी दुकान खोलें, सीट पे आके बैठें, और फिर हम देते क्या लोगों को, लेकिन हम सर्विसेज जो हम देते हैं, अब दुकानदार है ना 4 बिस्कुट रख के बैठो, डॉक्टर है उसने कुछ दवाइयाँ रख के बैठो, लेकिन हम क्या देते हैं, हम तो क्या करते हैं, पहले क्लाइंट आता है उसको कहते हैं वहां से कागज ले आओ, वो कागज लेके आते हैं, हम उसको कहते हैं यार पेंसिल भी ले आओ, हमसे दरखास्त हम देते क्या। इसलिए हमारा सब जो है डिफरेंट हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब आप अपनी सुई से, लेकिन आप जिस स्टेशन पे हैं, आपको पैसे के लिए मुकदमा है बावलपुर को वहां जाना, आप चले गए, लेकिन जो नौजवान वकील है वो क्लाइंट की फर्स्ट चॉइस नहीं होता, तल्लक होता है, वो आपके पास आ जाता है
फर्स्ट चॉइस नहीं होता, फर्स्ट चॉइस कोर्ट होता है। लेकिन वो आपका दोस्त आपके पास लेके आया है मुकदमा, पता चला जी आपको नहीं है, तो वो पूरे 6 महीने लोगों को बताता रहे यार बेचारे कोई नहीं होगा, मैं गया तो मिला ही नहीं, मेरा मुकदमा मिला ही नहीं। ये चीजें जो है ना, इनको आप अपनी प्रेजेंस रखें, सीट पे मौजूद हो, आए, रिस्क अल्लाह ने भेजना है वो आपको भेज देगा। और जानकारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच। राजेश साहब ने अपने एक तवील कैरियर में जो एक्सपीरियंसेस किए वो सारे आपसे शेयर किए हैं। आई नो कि आपको हेल्पफुल होंगे इस सफ़र पर। आपने मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किया गया है। मैं फाइज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, कस्टमर